कि सबसे बड़ी बात कि जो भी आगे बढ़ा है ना, वो तंगहाली से आगे बढ़ा है, तो उसके पास कुछ जुनून होगा, कुछ डिसिप्लिन होगा अपने लाइफ में। ये उससे सीखने वाली बात होती है। टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम कभी लौट के नहीं आता है। जो समय बीत जाएगा, अगर उस समय का सदुपयोग नहीं कीजिएगा, वो टाइम कभी नहीं आता। वो मजबूरी भी हो गई है। कोविड के समय से ऑनलाइन सारे क्लासेज होने लगे, अब कोचिंग होने लगे ऑनलाइन। अब छोटे छोटे बच्चे जो है 4 घंटा 5 घंटा स्क्रीन पर रहते हैं, उनको मजबूरी हो गई है, उनको पढ़ना लिखना है, अच्छी अच्छी कोचिंग से स्टार्ट हो गई है। तो उससे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नाम का अब एक टॉपिक आ गया है, जिससे उनके आंखों में ड्राइनेस होता है। हम सर्जरी भी करते हैं, तो हमारी सर्जरी की कॉस्ट जो है सो कम से कम दरभंगा से ही 1/3 होगी, दरभंगा से ही 1/3 होगी। पटना और मुजफ्फरपुर छोड़ दीजिए आप, केवल दरभंगा 1/3 होगी, है ना। काफ़ी लोगों ने कहा भी कि इतने कम में क्यों करते हैं। हम कहे मेरा प्रॉफिट कुछ कम जरूर होता है, लेकिन हमको सेटिस्फैक्शन होता है कि एक तरह से हम इसको चैरिटी मानते हैं कि हम अपने तरफ से कम। और कुछ गरीब, बहुत गरीब मरीज आते हैं, जिनको मुझे देख कर लग जाता है कि ये संभव नहीं है इनको अपना इलाज कराना। मदद करते हैं, निश्चित रूप से मदद करते हैं। तो इस छोटे से जगह में जो बहुत पिछड़ा था, हाँ, जो छोटे से जगह जो पिछड़ा था चिकित्सा के मामले में, कम से कम नेत्र चिकित्सा के मामले में, क्योंकि यहाँ के लोगों को जनरली नेपाल जाना पड़ता था, लाहौर, जनकपुर, है ना। तो उस जगह में, इस छोटे से जगह में इतनी अत्याधुनिक ढंग से चिकित्सा देने के लिए हमको मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड एशिया पैसिफिक वालों ने दिया। बाद जो है सो उसमें मेडिकल एंट्रेंस MD-AT के नाम से जाना जाता था बिहार का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, है ना। वहाँ से MBBS किया, और वहीं से मैंने आई में ऑप्थेल्मोलॉजी जिसको कहते हैं MS किया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। साल की बात है सर? 1998 में मेरा MS खत्म हुआ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है जो अभी फिलहाल MS कर रही है, जयपुर से आई में ही कर रही है, 2nd ईयर में है, 1 साल बचा हुआ है। और मेरा एक बेटा है जो उससे छोटा है, उसका शुरू से ही ध्येय था UPSC की ओर। तो जब भी 12th का एग्जाम पास किया और तुरंत चला गया UPSC के कोचिंग के लिए दिल्ली। अभी वहाँ कोचिंग कर रहा है UPSC के लिए। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है कर्मवीर का एपिसोड नंबर 20, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय ठाकुर। दर्शकों बता दें, डॉक्टर संजय ठाकुर आँख के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं। इनके परिचय की ज़रूरत नहीं है और न ये परिचय के मोहताज हैं। बता दें आपको कि इन्हें एशिया पैसिफिक अवार्ड 2004 में मिल चुका है। बहुत सारी बातें अभी इनसे होंगी। मैं चाहूँगा, मेरा निवेदन है आप दर्शकों से कि इनकी बातों को सुनें, क्योंकि इनकी बातें आपके बच्चे के लिए और जो छात्र छात्राएँ हैं, नई नस्लों के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी, और हो सकता है कि इनके मुस्तकबिल को बनाने में काम आएगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, अपने बारे में आप बताएं, मतलब अपने बारे में, मतलब आप अपना बैकग्राउंड, जो किस फैमिली से आप आए, इसके बारे में। देखिए, मेरा जन्म दरभंगा में हुआ 1967 13 फरवरी को, है ना। और मेरे दादाजी वहाँ राज दरभंगा में कार्य करते थे, और मेरे पिताजी जो बिहार गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। और चूँकि दोनों काफ़ी ईमानदार थे, तो मेरा बचपन जो है सो काफ़ी तंगहाली में बीता है ना। और लोअर मिडिल क्लास फैमिली आप उसको कह सकते हैं, है ना, जिसमें मेरी शिक्षा जो दरभंगा में हुई, राज उच्च विद्यालय सरकारी स्कूल जो था, उस समय CBSE स्कूल का उतना जमाना भी नहीं था, है ना। वहीं से मेरी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा हुई, जो अब 10th का कहलाती है ना। उसके बाद CM साइंस कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट साइंस में 1985 में किया। उसके बाद जो है सो उसमें मेडिकल एंट्रेंस MD-AT के नाम से जाना जाता था बिहार का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, है ना। वहाँ से MBBS किया, और वहीं से मैंने आई में ऑप्थेल्मोलॉजी जिसको कहते हैं MS किया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। साल की बात है सर? 1998 में मेरा MS खत्म हुआ। 98 सर, जानना चाहेंगे, जैसे आपने दादाजी के बारे में बता दिया, तो आप रहने वाले कहाँ के, गांव कहाँ हुआ? मेरा गांव गाराटोल मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही रहने वाले हैं। के रहने वाले आप? जी जी, दादा थे वहीं पोस्टेड थे? जी, दरभंगा में पोस्टेड थे, इसलिए दरभंगा में कठलवाड़ी में हम लोग का अपना मकान है, वहीं हम लोग रहते हैं। जी जी, आज भी है। पापा हैं अभी? पापा नहीं रहे, 2013 में उनका निधन हो गया, है ना। घर में कौन? पापा, मम्मी भी? माँ है, मम्मी है, मेरे 3 छोटे भाई हैं, एक बहन है जिसकी शादी हो गई है और वो कलकत्ता में रहती है। इतना बता दिया, अपने बारे में बता दें, आपके पास कितने बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है जो अभी फिलहाल MS कर रही है, जयपुर से आई में ही कर रही है, 2nd ईयर में है, 1 साल बचा हुआ है। और मेरा एक बेटा है जो उससे छोटा है, उसका शुरू से ही ध्येय था UPSC की ओर। तो जब भी 12th का एग्जाम पास किया और तुरंत चला गया UPSC के कोचिंग के लिए दिल्ली। अभी वहाँ कोचिंग कर रहा है UPSC के लिए।
वेरी नाइस सर। 1998 में आपने कंप्लीट किया, फिर आपको अवार्ड कब मिल गया? मुझे अवार्ड 2004 में मिला। क्यों? हाँ, बता रहे हैं। 1998 में मैं जब MS किया, उसके बाद मैं फेलोशिप के लिए कोयम्बटूर चला गया, तमिलनाडु के। वहाँ से 1 साल का फेलोशिप किया, नई नई तकनीकों को सीखा, है ना। और उसके बाद यहाँ जो मेरे माता पिता का भी इच्छा था कि अपने गृह जिला में काम करना है ना। तो हम मधुबनी में आके यहाँ क्लिनिक खोले अपना, है ना। उस समय यहाँ केवल टॉर्च से काम होता था, लेकिन मैं जब फेलोशिप कर रहा था तो अत्याधुनिक मशीनों का वहाँ उपयोग होता था। मैं उसको देख कर आया था, मैंने बैंक से कुछ लोन लिया, है ना, और मशीनों को खरीदा और यहाँ अत्याधुनिक सुविधा युक्त आई क्लिनिक को शुरू किया, है ना। तो इस छोटे से जगह में जो बहुत पिछड़ा था, हाँ, जो छोटे से जगह जो पिछड़ा था चिकित्सा के मामले में, कम से कम नेत्र चिकित्सा के मामले में, क्योंकि यहाँ के लोगों को जनरली नेपाल जाना पड़ता था, लाहौर, जनकपुर, है ना। तो उस जगह में, इस छोटे से जगह में इतनी अत्याधुनिक ढंग से चिकित्सा देने के लिए हमको मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड एशिया पैसिफिक वालों ने दिया। कैसा लगा होगा? बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि हाँ, पापा थे। पापा का देहांत 2013 में हुआ। हाँ, जब मेरा ये नर्सिंग होम बन के तैयार हुआ, उसके उद्घाटन के बाद हुआ, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे उन्होंने इतना बढ़ते हुए आगे देखा, है ना। क्योंकि बच्चा जब अच्छा करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी अपने उसके माता पिता को होती है ना। तो यहाँ आज भी मैंने अभी तक मधुबनी वालों का काफ़ी प्यार मिला है, उनके प्यार से ही मैं आज इतना बड़ा हो पाया हूँ। तो मैंने भी उनको नेत्र की अत्याधुनिक चिकित्सा देने का हमेशा काम किया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी आती है, जो भी मशीनें आती है, मैं उनको यहाँ उपलब्ध कराता हूँ, चाहे वो कितनी महंगी हो या हमको लोन लेना पड़े, जैसे भी हो, लेकिन मैं उसको अत्याधुनिक ढंग से ही काम करता हूँ। सर, आँख के क्षेत्र में तो आपने बहुत नाम कमाया और ये कहा जा सकता है फ़ख्र से कि आप एक मिथिला रत्न हैं। ये बताएं मुझे, आपके मधुबनी में आप क्लिनिक भी चलती है आपकी, और हॉस्पिटल ही कहा जा सकता है, स्वाति नेत्रालय नाम से चलता है। सर, आप ये बताएं कि किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ? जनरली यहाँ आँख के सभी तरह के मरीजों का इलाज किया जाता है। आँख की जितनी बीमारियाँ होती है, या OPD भी करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, हम लोग रोज़ ऑपरेशन करते हैं। मोतियाबिंद हो, ग्लोकोमा हो, आंसू के नली की बीमारी हो, DCR DCT, DCR तो इस क्षेत्र में काफ़ी कोई रेयरली करते हैं, है ना। तो यहाँ किया जाता है। जी, यहाँ हम लोग करते हैं, है ना। उसके बाद टेरिजियम हो, जिसको आम भाषा में नखूना बोलते हैं, कलेजियन हो, सारे तरह का ऑपरेशन यहाँ करते हैं और सारे तरह के मरीजों का यहाँ इलाज किया जाता है ना। और हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं कि चिकित्सा जो है, सो हम लोग जिस बैकग्राउंड से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो हम लोग के डिस्ट्रिक्ट का है, उसमें उन लोगों को ज़्यादा भार ना पड़े। हम सर्जरी भी करते हैं तो हमारी सर्जरी की कॉस्ट जो है सो कम से कम दरभंगा से ही 1/3 होगी, होगी। पटना और मुजफ्फरपुर छोड़ दीजिए आप, केवल दरभंगा 1/3 होगी, है ना। काफ़ी लोगों ने कहा भी कि इतने कम में क्यों करते हैं। हम कहे मेरा प्रॉफिट कुछ कम जरूर होता है, लेकिन हमको सेटिस्फैक्शन होता है कि एक तरह से हम इसको चैरिटी मानते हैं कि हम अपने तरफ से कम। और कुछ बहुत गरीब मरीज आते हैं जिनको मुझे देख कर लग जाता है कि ये संभव नहीं है इनको अपना इलाज कराना। मदद करते हैं? निश्चित रूप से मदद करते हैं। मैं उनका फीस भी वापस कर देता हूँ, सर्जरी में भी जरूरत पड़ती है तो उसको कम कर देते हैं। कुछ फिजिशियन सैंपल मेरे पास होता है तो उसको दे देते हैं। सर, ये हिंदुस्तानी मीडिया के लगभग लाख सब्सक्राइबर है और व्यूअर्स तो समझिए करोड़ों में है हमारे पास, मिलियंस में। मैं चाहूँगा कि जो खासकर नौजवान हैं, आजकल नौजवानों में भी आँख की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? उसका मेन रीज़न है हम लोग स्क्रीन टाइम हम लोग का काफ़ी बढ़ गया है ना। वो मजबूरी भी हो गई है। कोविड के समय से ऑनलाइन सारे क्लासेज होने लगे, अब कोचिंग होने लगे ऑनलाइन। अब छोटे छोटे बच्चे जो है 4 घंटा 5 घंटा स्क्रीन पर रहते हैं, उनको मजबूरी हो गई है, उनको पढ़ना लिखना है, अच्छी कोचिंग से स्टार्ट हो गई है। तो उससे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नाम का अब एक टॉपिक आ गया है, जिससे उनके आँखों में ड्राइनेस होता है, स्ट्रेन आता है, थकान होती है, मायोपिया डेवलप करने लगा है उसके वजह से। तो हम अपना स्क्रीन टाइम अगर जितना कम कर सकते हैं, जो मजबूरी है उसका तो कोई उपाय नहीं है, तो उसको कम करें, है ना। जो ज़रूरत है उसी का काम करें, अन्यथा सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करके और स्क्रीन टाइम अपना नहीं बढ़ावें, है ना। और कुछ है जो कुछ आई के व्यायाम हैं उसको करें, वो सलाह आप दे दें। हाँ, अब आँख का व्यायाम है कि आप पहले अपने आँख को दाएं, फिर बाएं, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से आप 10 बार सुबह 10 बार शाम घुमाइए, है ना। दूसरा है कि अगर आप कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर स्क्रीन पर ज़्यादा देर हैं तो कुछ देर आँख बंद कीजिए, आँख को हल्के हल्के से दबाइए, है ना। और फिर 1-2 मिनट बंद करने के बाद फिर अपना आप काम शुरू कीजिए। एक एंटी ग्लेयर
ग्लास आप यूज़ कीजिए, जिससे उसके अल्ट्रावायलेट रे सबसे प्रोटेक्शन होगा आपको, जिससे आपको तकलीफ उतनी नहीं होगी जितनी ड्राइनेस बिना स्क्रीन बिना ग्लास के आपको होगी, है ना। सर आखिर में एक सवाल करना चाहेंगे कि ये जो आप अभी कर्मवीर में आप शामिल हैं, कर्मवीर का शो है, ये 20वां वाला एपिसोड है। सर आप कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? पहला तो आपको बधाई कि आप ये सीरीज शुरू किए हुए हैं, है ना। आपसे परिचय मेरा बहुत पुराना है, आप जाने माने पत्रकार भी हैं, पहले शिक्षा के क्षेत्र में भी जुड़े हुए थे, है ना। उस समय से भी मेरी बच्ची भी आपकी स्टूडेंट रह चुकी है, तो उस समय से आपका एक रिस्पेक्ट हमारे मन में है और ये बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, जिससे दो तरह का है। एक तो मधुबनी के लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा कि कौन कौन हैं हमारे नायक जो मधुबनी में हैं और उनके जीवन से क्या सीखा जा सकता है, क्या प्रेरणा ली जा सकती है। कि सबसे बड़ी बात कि जो भी आगे बढ़ा है ना, वो तंगहाली से आगे बढ़ा है, तो उसके पास कुछ जुनून होगा, कुछ डिसिप्लिन होगा अपने लाइफ में। ये उससे सीखने वाली बात होती है। टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम कभी लौट के नहीं आता है। जो समय बीत जाएगा, अगर उस समय का सदुपयोग नहीं कीजिएगा, वो टाइम कभी नहीं आता है वापस। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों देखा, ये थी मिथिला रत्न डॉक्टर संजय ठाकुर। इन्होंने बहुत बेशकीमती बातें बताई हैं। इन्होंने अपने उन पुरानी ज़िंदगी से लेकर अब तक की ज़िंदगी को इन्होंने बताया है। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे नायक के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।